जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ आज लाहौर से जॉइन कर रहे हैं ज़ुल्करनैन ताहिर। ज़ुल्करनैन नैब के मामलात को देखते हैं, पॉलिटिक्स को भी कवर करते हैं और इमरान खान साहब के साथ आजकल क्योंकि नैब के मामलात जुड़े हुए हैं, नए चेयरमैन नैब की तैनाती भी हुई है, उनसे क्या तवक्कुआत हैं, इन तमाम चीज़ों पर थोड़ी बात करेंगे। तो ज़ुल्करनैन, शुक्रिया आपका वक़्त देने के लिए। जी, मैं आपसे जी। सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम नए चेयरमैन पर आएँ, ये बताएं कि आफताब सुल्तान जो पिछले चेयरमैन थे नैब के, उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत क्यों पेश आई? अ, बड़ी एक रीज़न है। आपने उसका नाम सुना होगा, कामरान कियानी का। हम्म। कामरान कियानी जो हैं वो भाई हैं फॉर्मर आर्मी चीफ इशफाक परवेज़ कियानी के। हम्म। और ये आप डीएचए सिटी का स्कैम आपकी सामने है और आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। ये कई साल पहले आया था। बिल्कुल। ये 16 बिलियन का स्कैम है डीएचए हम्म। सिटी लाहौर का। और इसमें ये प्राइम सस्पेक्ट थे बाय दैट टाइम। हम्म। और नैब ने इन पे लायबिलिटी उस वक्त कोई 5 अरब के करीब निकाली थी, हम्म। 4 से बिटवीन 5 तक। तो ये चले गए बाहर। और इसके बाद नैब ने इनको रिपेट्रिएट करने के लिए प्रोसेस भी शुरू किया, लेकिन वो बीच में रुक रुका गया। तो अब इन पे, इन चेयरमैन पे सबसे पहला यही था कि आपने उनको क्लीन चिट दें, हम्म। जो कि उन्होंने इस चीज़ को स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ किया। ये तो आप स्टोरी होगी फ्रॉम द अदर साइड। ये कह रहे हैं कि बड़े घर की ये फरमाइश थी, तो जो पूरी ना कर पाए। और पैरेलल जो फरमाइश है वो तो आपके सामने सभी जगह पे ही है कि ये क्योंकि ज़ाहिर ज्यादा है। कहानी तो यही चलती रही है कि जी, इमरान खान साहब के हवाले से जी, और पीटीआई वो के जो पैरेलल। केसेस हैं उनको एक्सपेडाइट करना चाहती थी हुकूमत, और वो इस हवाले से शायद उतना ताउन नहीं कर रहे थे जो हुकूमत को चाहिए था। जी, वो भी है, लेकिन वो आप कह लें वो इसमें कोई इतना कोई कोई नॉट अ बिग डील। हम्म। आप ये क्योंकि अगर आप खान साहब की पे आ जाएं तो 10 से 11 माह हो गए हैं इनको, इस गवर्नमेंट को। तो अभी तोशाखाना ही निकला है, तोशाखाना के अलावा फॉरेन फंडिंग का है। तो नया इसके लिए ऑलरेडी आप एफआईए में मामलात वो कर सकते हैं। कोई नैब को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें मेहनत करने की, या ये जिसे कह लें कि कोई आर्म ट्विस्टिंग के लिए जरूरत नहीं है। हम्म। प्राइमरीली ये कामरान कियानी केके का केस था, जिसके ऊपर उन पे प्रेशर डाला, जो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने इससे पहले गलत काम कोई नहीं किया और मैंने इस पे हम्म। भी नहीं, मैंने क्लीन चिट नहीं देनी इसमें। तो फिर ये बताएं कि ये जो नया नाम अब सामने आया है और एक तरह से लेफ्ट फील्ड चॉइस है, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट साहब जब से रिटायर हुए हैं इस तरह से जी, वो एक्टिव नहीं है। अपनी सर्विस के दौरान भी जो जरा प्रोमिनेंट किस्म के जर्नल होते हैं उसमें उनका नाम नहीं आता था। ये नाम आया किधर से है? कि क्या कंसेंसस कैंडिडेट है, हुकूमत ने चुना है, कहीं और से आया है? ये कैसे इनकी सिलेक्शन हुई? देखें, सिलेक्शन तो हमेशा से ही, जितने भी आप स्टार्टिंग ऑफ 99 में नैब सामने आती है आपके, नैब बनाते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट नो मोर हम्म। परवेज मुशर्रफ साहब। अ, उसके बाद सबसे पहले वो जो जनरल अमजद हैं वो हेड बनते हैं, फॉलोड बाय लेफ्टिनेंट जनरल खालिद मकबूल हैं। सो एंड सो फोर्थ चलते चलते कमर जमान से लेके फिर आपके जवेद इकबाल तक, एंड जवेद इकबाल से फिर आफ्ताब सुल्तान, एंड फाइनली द नज़ीर भट्ट साहब। तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि ये हमेशा से ही कंट्रोल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसको करती है। इसमें ये कोई ऐसी चीज हटके है ही नहीं है, ये ओपन सीक्रेट है। हम्म। नैब कभी भी जो जो सिविलियन गवर्नमेंट, सो कॉल्ड सिविलियन गवर्नमेंट्स आपकी हैं, उसके हाथ में ये कभी भी नहीं होता। अब ये खान साहब भी अब गवर्नमेंट से निकलने के बाद कह रहे थे कि मेरे हाथ में नहीं था, आल्दो कि वो उनकी ख्वाहिश जरूर रही है कि इसको फिक्स करो या उसको फिक्स नैब करो। नैब को उन्होंने जावेद इकबाल और शहजाद अकबर के कॉम्बिनेशन के साथ चलाने की तो बड़ी कोशिश की। जी, जी, चलाने की कोशिश की, लेकिन जिसे कहते हैं कि उसकी उसकी जो रेंज थी, उसकी जो जहाँ से वो डायरेक्शन लेते थे फॉर्मर नैब चेयरमैन, वो हमेशा से ही एस्टेब्लिशमेंट अपने हाथ में रखती है, उधर से ही डायरेक्शन आती थी। हम्म। और अभी भी आफ्ताब सुल्तान का ये था कि ये साहब ठीक है, अच्छे ऑफिसर थे। आईबी में इन्होंने अच्छा काम किया है। आईबी को
नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने बड़ा ह्यूज फंड दिया था, जो कि 1947 से लेके 2013 तक उतना फंड नहीं मिला जो 2013 से 2017 के दौरान आईबी को मिला। और आईबी को पैरेलल इन्होंने जिसे कहने के एम्पावर्ड किया, इक्विप्ड किया, जो कि एक लेटर ऑन वन ऑफ द रिफ्ट्स भी थी बिटवीन द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एंड द नवाज शरीफ के, कि भाई तुम ज्यादा बैंक कर रहे हो आईबी को, इसलिए तुमने इसको इतना ज्यादा इसके ऊपर पैसा लगाया, इसको एम्पावर किया है। हम्म। ठीक है, ये एक दूसरे की कॉल रिकॉर्डिंग के हवाले से भी कई बातें उस वक्त आती रही हैं, लाइक ये आईएसआई की कॉलें रिकॉर्ड कर रहे हैं, या आईएसआई वाले इनकी आईबी वालों की रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये भी एक टसल चली थी बाय दैट टाइम। अच्छा, मुझे ये भी तो याद आ रहा था जी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, आपको याद होगा कि बशीर मेमन एफआईए के डीजी थे, और उस वक्त भी हमने इस तरह की खबरें सुनी, खुद उन्होंने भी इंटरव्यूज दिए उस जब वो मुलाजमत से हटे, कि जी खान साहब मुझसे कुछ फरमाइशें कर रहे थे कि उनके मुखालिफ जो सियासतदान हैं या वो सहाफ़ी जिनसे वो खुश नहीं हैं उनको निशाना बनाया जाए, और जब वो फरमाइशें पूरी नहीं हुई तो बशीर मेमन को हटाकर सनाउल्लाह अब्बासी को लाया गया और उनके जरिए जो है वो अपनी फरमाइशें पूरी कराई गई। तो ये हर हुकूमत जो है उसकी ये ख्वाहिश क्यों होती है कि ये तमाम इदारे जो हैं वो उसके हाथ में एक टूल बन जाए और यक तरफा कार्रवाई शुरू कर दें? जी जी, ये इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए है कि आपने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को वीक करना है, और हम्म। इतना वीक करना है कि आप कहते हैं कि इसके बाद इसकी कमर टूट जाए, नेक्स्ट टाइम ये वापस पावर में रिटर्न ना हो सके, वापस ना आ सके। ये ख्वाहिश तो होती है, लेकिन यहाँ पे ये ख्वाहिश हमेशा ही अधूरी रहती है। नवाज शरीफ जो भी हैं वो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और हर हम्म। मरतबा अपनी टर्म पूरी किए बगैर घर गए हैं। ख्वाहिश उनकी भी यही रही होगी। इमरान खान साहब भी अपनी टर्म पूरी नहीं कर पाए। एट द एंड ऑफ द डे यह यही वो जगह आ जाती है जो कि एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि नहीं जी, ये तो हम आपको बताएंगे कि किसको कितना फिक्स करना है, कितना किसकी कितनी अकाउंटेबिलिटी होनी है। और एक लेवल तक अकाउंटेबिलिटी बार अगर आप ये 6 तक ले गए हैं, तो आप कहते हैं नहीं बस 10 तक नहीं, और 10 तक की ख्वाहिश होगी जो कि इनकम्बेंट इनकम्बेंट रूलर होगा। हम्म। तो वो चाहेगा कि जी इसको एक एक मरतबा या फाइल आ दो, हम्म। उसकी वो ख्वाहिश यही रहती है। लेकिन अगेन ये स्पेशली नैप नैप की जो बागडोर है वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होती है, तो वो एक लेवल तक ही लेके जाती है, और उसके बाद नहीं। उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, हमने इसको भी, हमने सारे एग्स जो हैं एक ही बास्केट में नहीं डालने। हम्म। तू ही तू ही साडे लिए सारा कुछ नहीं गा, somebody else is also there। तो वो अच्छा, ये ये जो सिचुएशन बनती है। नैब के हवाले से अब जो केसेस हैं उनकी अगर हम बात करें, और कामरान कियानी से ही शुरू कर लेते हैं, आपका ख्याल है कि ये जो नए चेयरमैन आए हैं और इनका खुद भी फौजी बैकग्राउंड है, इन्होंने कहीं ना कहीं जनरल कियानी के साथ सर्व भी किया होगा, तो ये शायद वो डिलीवर कर सकेंगे जो पिछले डीजी जो पिछले चेयरमैन नहीं कर सके? सर्टेनली इनके बैक ऑफ द माइंड, फ्रंट ऑफ द माइंड में बिल्कुल होगा कि जाहिर है जब इनको लेके आए हैं, और इससे पहले जो इनके प्रेडिसेसर हैं सुल्तान साहब, उनकी फेट का भी नहीं पता होगा कि वो क्यों गए हैं। क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज किया है सर्टन चीजें करने के लिए जो इनको कही गई थी, उन्होंने रिफ्यूज किया। उन्होंने कहा जी ठीक है, ये मार्चिंग ऑर्डर आप पकड़ें और घर जाएं। तो अब जो भी आएगा, ये सीट अगर आपको भी ऑफर हो, मुझे भी ऑफर हो, और हमने इससे पहले एक बंदे का अंजाम देखा हो, तो हम तो जाहिर है होंगे यार, ये उसी सूरत में ही ये सीट पे हम होंगे कि और हमने ठीक है यस मैन ही बनना है, तो यस और मैन के ऑफर अलावा ऑप्शन नहीं है। ऑफर करने वाले भी मेरा ख्याल है कि पहले तजर्बे के बाद कुछ ना कुछ अश्योरेंसेस लेकर ही नई अपॉइंटमेंट उन्होंने की होगी, अब ब्लाइंडली शायद उस तरह से नहीं की होगी। तो दूसरे जो पॉलिटिशियंस के केसेस हैं इसमें हमने देखा कि जो अपॉइंटमेंट के फौरन बाद इमरान खान साहब को एक वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब का नोटिस रिसीव करवाने की कोशिश की गई। तो आपको लगता है कि खान साहब के गिर्द भी ये जो नैब के केसेस हैं वो घेरा थोड़ा सा तंग हो सकता है? देखिए, डिपेंड डिपेंड करता है। ये इसी तरह ही है जिस तरह इससे पहले शहबाज शरीफ और बाकी सारे पीएमएल नून के काफी सारे लीडर्स के खिलाफ नैब ने केसेस किए, हम्म। और कोई एक एक भी इनमें से कन्विक्ट नहीं हुआ। नेम एनीवन, लाइक चाहे शाहिद खकान अब्बासी है, आपका जो है ख्वाजा आसिफ है, साद रफीक ब्रदर्स हैं, एहसन इकबाल हैं, कोई कन्विक्ट नहीं हुआ।
तो एट द एंड ऑफ द डे अगर खान साहब के केसेस में देखें, उसमें तो हम अपेरेंटली वैसे ही जान नजर नहीं आती कोई खास, तो कन्विक्शन तो मुश्किल है उसमें, क्योंकि कोर्ट जाता है एविडेंस के ऊपर, एविडेंस आपके पास उस तरह का होता नहीं है, और तभी तो यही कहा जाता है कि इस तरह के इदारे जो अब आपके, इवन आप ये देखें कि शाहिद खाकान अब्बासी जो है, उनका पूरा नैरेटिव इस चीज के ऊपर है कि नैब को क्लोज कर दें, डिसबैन कर दें, खत्म करें, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और ये इतनी ऑब्वियस है कि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, और जिनकी गवर्नमेंट है पीएमएल नून के, वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, अब दो के रिजाइन कर दिया मरियम के लिए उन्होंने, कि जी वो आए और सारे अपने पार्टी को संभाले। तो वो ओपनली ये कहते फिर रहे हैं, मतलब ये है कि इनकी गवर्नमेंट जो है शहबाज शरीफ की, कि उसके पल्ले में ये भी नहीं है कि इसको डिसबैंड कर दे, इसको क्लोज कर दे। उस हम्म। शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को भी पता है कि इसको किन्होंने इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल करना है। जो नया आर्मी, जिसमें सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज है, जिसपे आप स्माइल से बढ़ के एक लाफ्टर दे सकते हैं, वो ये है कि पीटीआई की कोर्ट में गई है, कहती है जी कि शहबाज शरीफ ने राजा रियाज के साथ, जो अपोजिशन लीडर है नेशनल असेंबली में, इससे मिलके नया जो है चेयरमैन नैब लगाया है। हम्म। तो एक्चुअली चूंकि अब हमारी सीटें ज्यादा हैं, तो हमारे शाह महमूद कुरैशी होना चाहिए, तो ये हम्म। भी जरा थोड़ा सा हिम्मत करके बोलती है पीटीआई भी, तो ये भी बता दें कि यार ये कहाँ शहबाज शरीफ और राजा रियाज ने लगाया है, सबको पता है किसने ये किसी रिकमेंडेशन पे, सिर्फ साइन शहबाज शरीफ ने किए होंगे, बाकी तो रिकमेंडेशन इज क्वाइट हम्म। ऑब्वियस एंड ओपन। अगर शहबाज शरीफ का बस चले तो सबसे पहले नैब को खत्म ना करे, 5 माह तो ये खुद साहब नैब की चक्की में बंद रहे हैं। हम्म। तो ये भी बड़े एडवोकेट थे कि ये आर्म ट्विस्टिंग के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नैब इस्तेमाल होती है, इसको बंद होना चाहिए। और इसकी क्रिएशन भी एक मिलिट्री डिक्टेटर ने की है, जनरल हम्म। परवेज मुशर्रफ ने। बिल्कुल सही तो कह रहे थोड़ी हैं सी आप तो। थोड़ी सी हिम्मत करे ना हम्म। पॉलिटिशियन भी, सारा कुछ हम्म। ही अब जे, मतलब जो हर कोई बी टीम बनने के लिए तैयार हो जाता है एस्टेब्लिशमेंट के। पहले खान साहब थे, अगर बकौल इनके नहीं भी, ओपन सीक्रेट है, ये 2018 का इलेक्शन सामने है, हम्म। उसके बाद जैसे खान साहब को उन्होंने रिमूव किया है, तो ये इन्होंने कहा जी हम 3.5 साल की मार भूल गए हैं, कोई बात नहीं, जितना मर्जी आपने मारा है, हम चूंकि अब आपने हमें अपनी बी टीम बना ली है, तो हम राजी हैं, हम आपके गुन गाएंगे, कोई हम्म। सिस्टम में जो खराबी है उनको तो इंडिकेट करो। और ये नैब हमेशा पॉलिटिशियंस के खिलाफ ही इस्तेमाल होती आई है, कोई तो ये कंसेंसस कर लें किसी चीज में, थोड़ा सा दिल गुर्दा बड़ा करें, और आपस की जो लड़ाइयाँ हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी ये एस्टेब्लिशमेंट की जो भी बड़ी पार्टी बी टीम बनती है, वो कहती है कि दूसरी जो टीम है उसको रिंग से भी आउट कर दो, उसको दफन कर हम्म। दो। तो यही प्रॉब्लम है। अब नून लीग भी उसी लाइन पे है कि पीपल्स पार्टी, सॉरी, पीटीआई का खात्मा कर दो, सब हम्म। कुछ एलिमिनेट कर दो, ये सारा स्टेज हमारे लिए ही बना के रख दो, ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल। इसलिए और नैब चल रहा है राना और ये चलता रहेगा। राना सनाउल्लाह ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि अगर जो है वो अदालतें नोटिस लें और इदारे नोटिस लें और बदजुबानी पर नाअहली हो, तो उसके बाद हम इलेक्शन करा सकते हैं। मसला तो यही है कि सियासी जमातें जब अपोजिशन में होती हैं तो उनकी तरजीहात और होती हैं, और वो सब कुछ जी उन्हें भूल जाता है इक़्तिदार में आते ही। तो आखिर में अगर मैं आपसे पूछूं कि नैब लॉज में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, इमरान खान साहब बड़ा उसको तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं कि यह हुकूमत ने अपने केसेस जो हैं उनको खत्म करने के लिए किया है। अगरचे मैं देख रहा था कि उसी के तहत उस्मान बुजदार का भी एक केस जो है वो खत्म किया गया। तो इस वक्त बड़े बड़े केसेस कौन से हैं जो शायद इमीडिएटली परव्यू में आएंगे, नए नए चेयरमैन को उन पर फोकस करना पड़ेगा? जो जो ऑलरेडी बेनिफिट ले चुके हैं जो पीएमएल जो नून की जो लीडरशिप चल में। रहे हैं इस वक्त, जो खत्म हो गए हैं अदालतों से, वो तो जाहिर है आप चेयरमैन उसको टेकअप नहीं कर सकते। लेकिन इस जी वक्त जो चल रहे हैं नैब के अंदर मामलात, उसमें कौन से बड़े केसेस हैं? जी जी, पहले मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, जो केसेस ये खत्म कोर्ट्स ने नहीं किए, हम्म। कोर्ट्स ने उठा के रेफरेंसेस वापस नैब की कोर्ट में भेज दिए। नैब ओके। की कोर्ट से मुराद ये है कि नैब की के स्वाबदीद पे छोड़ दिया है कि जनाब अब आपने इस पर क्या करना है, ठीक है। आपने इसके ऊपर दोबारा से इसको एंटी करप्शन में भेजना है, इसको एफआईए में भेजना है, क्योंकि 50 करोड़ की करप्शन, कम से कम 50 करोड़ की करप्शन से ऊपर होगा तब आपके परव्यू में आता है, इससे हम्म। नीचे वाली करप्शन तो आप हाथ ही ना लगाएं। तो हम्म। अभी तो नैब ने उसको डिसाइड करना है। एक साइड पे तो ये इसका तो जैसे कह लें कि एक लंबा चौड़ा वो पाइल अप हो चुके हैं लंबे यानी चौड़े केसेस यानी वो इस भी टाइप। एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है जो किसी वक्त एक्सप्लोड हो सकता है। जी जी, और फिर वही बात आ गई कि एट द एंड ऑफ द डे नैब किसके हाथ में है, नैब हम्म। जिसके हाथ में है वो नहीं चाहेंगे कि सारा कुछ ही क्लोज करके इनको ये कल को ये आंखें दिखाएंगे तो इनको भी तो घर भेजना है ना।
बिल्कुल किसी सही। स्टेज पे प्रॉब्लम तो यही होता रहा है। और बाकी करंटली अगर देख लें, करंटली नैब जिसे कह लें कि इस टाइम उसके पटारी में बड़े केसेस कोई नहीं है हुँ, जिसमें गोइंग आफ्टर टू समवन। अभी अभी उनका टास्क यही है कि खान साहब को, इमरान खान को कैसे फिक्स करना है, ये हुँ, उनका इमीडिएट उनको टास्क दिया हुआ है। जो कि हुँ, आप देख रहे हैं कि अभी उन्होंने पहले तोशाखाना के ऊपर मार्च 9 के हवाले से समन जो है वो रिसीव करवाए। आज तो उनके समन थे, वो बताता चलूं, वो हैं इनफैक्ट फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, हुँ, प्रोहिबिटेड फंडिंग जो है उसके उन्होंने रिसीव करवाने थे। तो जो कि आज रिसीव नहीं हुए क्योंकि आज हुँ, पीटीआई बड़े जिटरी मूड में थी, आपको पता है कल हुँ, के हुँ। एपिसोड के बाद। बिल्कुल सही। चलें देखते हैं कि अब इन मामलात में से आगे क्या निकलता है और ये चेयरमैन जो हैं, ये कितने खुलकर सामने आते हैं और फिर उस बुनियाद पर किसकी तवक्कुआत पूरी होती हैं और कौन निशाना बनता है, इस पर हम आपसे बात करते रहेंगे। आज इतना ही। जो लोग हमें देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह किया करें। ताहिर, वक़्त देने के लिए आपका और जो लोग हमें देख शुक्रिया। रहे हैं, सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।